चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ हमारी 253वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों से जुड़े विषयों पर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चों के उन विषयों को इंक्लूड किया जाए जो सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए जानने जरूरी होती है। इसी क्रम में आज का हमारा जो विषय है ऑटिज्म। मस्तिष्क के विकास की एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के दूसरों के साथ व्यवहार को प्रभावित करती है। घुलने मिलने, बातचीत करने, चलने फिरने, रिएक्ट करने, ये सारी स्थितियां मनुष्य की प्रभावित हो जाती है। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ध्वनि, स्पर्श, संवाद के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया, हम इसको किसी ऐसे रूप में नहीं देख सकते हैं। थोड़ी सी स्थिति असामान्य होती है नॉर्मल लोगों से, तो किसी भी प्रकार की एक असामान्य प्रतिक्रिया जो होती है उसको हम बेसिकली ऑटिज्म कहते हैं। और ऑटिज्म में क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और पेरेंट्स के नाते क्या कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं उनको हम किस प्रकार से क्या मेडिकल एड दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इन सारी चर्चाओं पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिशा जी जुड़ी हुई हैं। दिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 15 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और दिशा जी का एक स्कूल चलाती हैं रेनबो किड्स फाउंडेशन के नाम से, जहां इन बच्चों के साथ लगातार आप काम कर रही हैं। आपका एक इनोवेटिव अप्रोच है, बच्चों की थेरेपी को लेकर के बहुत सारे प्रयोग आपने किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं। एवरी शेड इज नॉट द सेम, इस नाम से आप बहुत अच्छा काम किए। जैसा कि मैंने भी बताया कि थोड़े से ये बच्चे भिन्न होते हैं, तो भिन्न होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, भिन्न होना अपने आप में कोई रोग नहीं है। इन सारी चीजों को हम कैसे एड्रेस करेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दिशा जी को। दिशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे आपने बोलने का यहाँ पे चांस दिया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो मैं आपको ऑटिज्म के बारे में यहाँ पे अवेयर कर सकूं, इसके कॉजेज इसके कैसे हैं, इसको हम कैसे अर्ली इंटरवेंशन में काफी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऑटिज्म सिंड्रोम जिन बच्चों के में है, जिन फैमिलीज में है, हाँ उनको कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करके हम अपने बच्चों को ज्यादा बेटर बना सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो सर ने बता ही दिया मेरे बारे में। मेरा नाम है दिशा कपूर, पंजाब से बिलोंग करती हूँ, यहाँ ग्रेटर नोएडा में काफी टाइम से सेटल्ड हूँ, और अपना एक जो हम फाउंडेशन यहाँ पे रन कर रहे हैं जिसका नाम है रेनबो किड्स। सर ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि रेनबो किड्स एक फाउंडेशन है जिसका टैगलाइन है एवरी शेड इज नॉट द सेम। एवरी शेड इज नॉट द सेम, जैसे कि इंद्रधनुष के सारे रंग सेम नहीं होते, सब रंग अपने अपने आप में सब रंग की एक खूबी है, उसी तरह हर बच्चे में अपने आप में ही एक खूबी है। अगर हम स्टार्ट करें इंद्रधनुष के रेड रंग से, रेड रंग हमें बताता है इट्स अ कलर ऑफ अ हैप्पीनेस, येलो कलर इट्स अ कलर ऑफ अ होप, green color it's a color of a positivity, blue color it's a peace and the safe environment of हमारे बच्चों को लेके है। इसमें देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम ASD बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। स्पेक्ट्रम मतलब सिम्टम। हम यहाँ पे ऑटिज्म क्या है, इसके पॉसिबल्स जो रीजन है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, उसको आज में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म को या फिर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को हम 3 तरीकों में इसमें कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है आईडी। आईडी इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम एज अ मेंटल रिटार्ड भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बच्चे वो होते हैं जिनके फाइन मोटर्स एंड द सॉफ्ट मोटर्स वो डेवलप नहीं होते। Now we will understand what is autism disorder। ये जो autism spectrum disorder है, ये है क्या? First of all, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, autism कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें हमें पता चले वो बच्चा autism से पीड़ित है तो ये फलाना डॉक्टर है, ये इसको ये मेडिसिन दी जाएगी और ये मेडिसिन से बच्चा ठीक हो जाएगा। My dear friends, autism is a neuro development order। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है? जब हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन से काम नहीं करता, जब हमारा ब्रेन दूसरी चीजों को, किसी भी चीजों को, कोई कमांड फॉलोइंग को बहुत धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर।
इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इन बच्चों में इफेक्ट्स कैसे आते हैं। एक तो बच्चे में दिक्कत होगी बोलने की, वो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे या फिर पहुंचाने में उनको टाइम लगेगा। दूसरा इनके इफेक्ट्स हैं सोशल इंटरेक्शन। बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जूझ रहे हैं उनमें सोशल इंटरेक्शन की बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारी तरह, आपकी तरह वो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते एक थर्ड पर्सन के लिए। तीसरी इनमें इनके स्पेक्ट्रम में डिसऑर्डर आता है जो कि आता है इनके बिहेवियर। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं इनके बिहेवियर एक आम बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं। अभी हमारे कुछ साइंटिफिकली ऑटिज्म क्यों होता है, कैसे होता है, इसके रीजंस क्या हैं, अभी तक साइंटिफिकली कोई भी ये चीजें प्रूवन नहीं है। बट हाँ, कुछ हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स, उससे बच्चा ऑटिज्म डिसऑर्डर उसमें हो सकता है। पहला फैक्टर है माय डियर फ्रेंड्स, एक तो है जेनेटिक। हो सकता है हमारे जीन्स में कुछ ना कुछ क्रोम्स ऐसे हों जिससे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे का जो ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, बच्चे ऑटिज्म सिंड्रोम के शिकार होते हैं। दूसरा हमारा इसमें फैक्टर आ गया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आज के टाइम पर हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो खाना पीना है, हमारी लाइफस्टाइल्स हो चुकी है, वो बहुत ही वास्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है। जैसे कि इसको मेरे को तो लगता है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इसमें जिम्मेवार होते हैं। पहले के टाइम पर हम सारे यहाँ पे रहते थे, एक जॉइंट फैमिलीज में रहते थे जो, और आज के टाइम पे हमारे में पेशेंस बिल्कुल कम हो गई है, सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ चल गए हैं। और आज के टाइम पे जो खर्चे ऐसे बढ़ गए हैं, हस्बैंड वाइफ जब दोनों अपना जॉब पे जाते हैं, घर पे जो बच्चा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला रहता है। अकेले रहने से बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही बढ़ चुका है। और या फिर हम कह सकते हैं कि जब पेरेंट्स अपना सुबह से लेकर शाम तक थक के घर पे आते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चों को बहुत इजीली होता है उनको एक फोन दे देना या फिर आईपैड दे देना, बच्चा उसी में आईपैड में लगा रहता है। तो जब बच्चा किसी से बात ही नहीं करेगा, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ या घर पे बच्चे के साथ कोई बात करने के लिए कोई है ही नहीं है, तो बच्चे में स्पीच की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। और जो चौथा हमारा जो फैक्टर है इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, वो है ब्रेन डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज। कि हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है, जो फीमेल है, वो कुछ ऐसे ड्रग्स कंज्यूम कर लेती हैं कि जैसे वो बच्चे की ब्रेन को फुली डेवलप नहीं हो पाता। इसमें एक अल्कोहल और स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सब द अल्कोहल का या फिर अपने स्मोकिंग को कंज्यूम करते हैं, वो भी एक फैक्टर इसमें हो सकता है। या फिर एक पॉसिबल फैक्टर्स ये भी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको हेडेक भी है, आपको कोई भी ड्रग्स लेना है, कोई भी मेडिसिन लेनी है, वी शुड ऑलवेज कंसल्ट विद द डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग एनी ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हो सकता है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस वो ड्रग आपकी प्रेगनेंसी में कॉज करे। एक लास्टली ये भी पॉसिबल फैक्टर हमारा मानना है, जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि बच्चे के ब्रेन तक एक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल फैक्टर ऑफ द ऑटिज्म। नाउ अभी व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स, वो तो हम एक जान ही चुके हैं, बट स्टिल टुडे हमारे पास कोई भी 100% कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ऑटिज्म ये होता कैसा है। बट यस, ऑटिज्म के बहुत एक अर्ली साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। अगर कोई बच्चा या किसी की फैमिली में कोई ऑटिज्म के साथ जूझ रहा है, बहुत सारे साइंस हैं जिससे हम ये जान पाएंगे। फर्स्ट साइन उसमें ऐसा रहता है, जो बच्चे एक ASD के या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार है, उनके में बहुत ही पुअर आई कांटेक्ट होता है। वो कभी भी आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। एंड अगेन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, ऑटिज्म एक बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसके सिम्टम्स के। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा सिर्फ वही ऑटिज्म है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल सिम्टम्स हैं, जिसको हम कंबाइनली अटैच करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द ऑटिज्म।
तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट साइन और फर्स्ट सिम्टम है ऑटिज्म का, वन इज अ पुअर आई कांटेक्ट, सेकंड इज अ डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स। माय डियर फ्रेंड्स, एज पर द डॉक्टर्स, जब बच्चा 8 महीने का होता है, दैट इज द राइट एज जब बच्चे के पास कुछ मीनिंगफुल शब्द हों। मीनिंगफुल शब्द जाने मम्मा, पापा, पानी, खाना, ये होते हैं मीनिंगफुल शब्द। अगर आपका बच्चा 18 महीने का हो गया है और बच्चे के पास मीनिंगफुल शब्द नहीं है, दैट इज अ रेड फ्लैग कि हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या फिर जहां बच्चा 3 साल का हो गया है, 3 साल में बच्चा अपने सेंटेंसेस में बात करना शुरू हो जाता है, जैसे स्मॉल स्मॉल सेंटेंस, मुझे खाना चाहिए, मुझे घूमना है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो मीनिंगफुल हों। अगर हमें कभी लगे कि बच्चा 3 साल का होने के बाद बच्चा सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहा, दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पीच डिले। थर्ड इसका सिम्टम होता है रेपिटेटिव बिहेवियर्स। रेपिटेटिव बिहेवियर्स यानी अगर हम किसी भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, वो हमारी बात का जवाब देना चाहिए। जैसे मैंने बच्चे से पूछा आप कैसे हो, आंसर है मैं ठीक हूं या ठीक नहीं हूं, जो भी है। अगर बच्चा मेरी ही बात को रिपीट कर रहा है, आप कैसे हो, आप कैसे हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ द ASD। इसमें बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि बच्चे के अंदर हैंड फ्लैपिंग होती है। हैंड फ्लैपिंग यानी बैठा बैठा अपने हाथों को फ्लैप करते रहना विदाउट एनी रीजन। या फिर रॉकिंग, कि जैसे किसी चेयर पे बैठ के बच्चा ठीक से नहीं बैठ पा रहा, दे आर कीप ऑन रॉकिंग दिस वन। या स्पिनिंग, अपना एक ही जगह पे खड़े होके गोल गोल घूमना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे, बहुत सारे साइंस उसमें ऐसे भी होते हैं कि वो अपने पैर में हमेशा टो वॉकिंग करते हैं। टो वॉकिंग यानी अपने पैर को सीधा ना रख के वो हमेशा अपने पैर की जो एड़ी होती है उसको ऐसे करके रखते हैं। फ्लिकिंग, फ्लिकिंग मतलब अपनी फिंगर्स को विजुअलाइज करना, या फिर उनकी यहाँ पे लारे टपकना, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट वो इट्स एडिबल और नॉन एडिबल, कोई खाने वाली चीज है या टॉय है, उसको अनयूजुअल तरीके से उसको स्मेल करना, उसको सूंघना, कोई कोई कपड़ा है उसको सूंघना, ये जो बिहेवियर्स होते हैं, दैट इज द अर्ली साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। या फिर उनको डिफिकल्टी होना सोशल इंटरेक्शन में, कि घर पे कोई गेस्ट आ गया है, या तो ओवर एक्साइटेड होके वो गेस्ट को कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उनसे वो आंखें चुरा के कहीं ना कहीं छिप जाएंगे। इनमें जो पेयर्स होते हैं, जैसे हम बच्चे को कहीं पार्क लेके जा रहे हैं, वो अपने एज के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ ना घुलना मिलना, या फिर बहुत अनयूजुअल इंटरेस्ट लेना किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। कुछ बच्चे, कुछ साइंस ऐसे भी होते हैं, जैसे बच्चा अपना बैठ के अपना कोई बात और हो रही है, अपनी आईज को बिल्कुल कोने में लेके जाके वो लेना। इन बच्चों को कुछ हम कहते हैं, इनकी कुछ सेंसरी नीड्स हैं, जो कि सेंसरी नीड्स के लिए बहुत सारी थेरेपीज भी एडवाइजेबल होती हैं। हेलो, जी, हाँ, आई एम ऑडिबल? यस यस। ओके ओके, ठीक है। फिर है हमारे माय डियर फ्रेंड्स, ये है कुछ टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म अपने आप पे एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर कुछ 10 बच्चे खड़े हैं ऑटिज्म के 10 बच्चों के जो सिम्टम्स हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, वो डिफरेंट हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे अगर हम मान लें कि किसी को बुखार है, बुखार मतलब 100 थर्मामीटर पे 100 नंबर आ गए तो बुखार है। ऑटिज्म को हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बोलता नहीं है तो ऑटिस्टिक है, बच्चा टो वॉकिंग करता है तो ऑटिस्टिक है। इसमें 10 बच्चों पे डिफरेंट उनके साइंस होंगे और डिफरेंट उनके सिम्टम्स होंगे ऑटिज्म को लेके। अगर आज हम ये इतना पहले के टाइम पे तो बहुत कम होता था सुनना ऑटिज्म में, बट आज ऑटिज्म इतना बढ़ चुका है, अगर हम काउंटिंग करें हर 100 में से 3 बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। So now, डायग्नोज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये जो स्पेसिफिकली डायग्नोज होता है, इसको कोई भी डायग्नोज नहीं करता। इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसको प्रॉपरली डायग्नोस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कोई भी एक सिंगल टेस्ट ये नहीं बता सकता कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। इसमें मल्टीपल चीजें, मल्टीपल साइंस, मल्टीपल बिहेवियर बच्चे के देख के उसमें हम कंक्लूज कर सकते हैं कि बच्चा, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और यूजली ये हमारा डायग्नोस हो जाता है बाय द एज ऑफ 2 या 3 इयर्स। जितनी जल्दी इस चीज को हम डायग्नोस कर लेंगे उतना ही बेटर इसका रिजल्ट्स आते हैं, उतना ही बेटर बच्चा इसमें आगे कर पाता है। जैसे कि हम आपसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर बच्चे के पास कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है, we definitely we need to consult with the doctor, we need to consult with the clinical psychologist कि बच्चा 18 महीने का हो गया है, बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। बहुत सारे मिथ हैं जो हमारी इंडियन कल्चर पे, इंडियन घरों पे बोले जाती है कि जैसे बहुत सारी नानी दादियां कह देती हैं कोई बात नहीं, ये 2 साल का बच्चा ये नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, इसका बाप भी 3 साल में बोलना शुरू हुआ था, या जो पड़ोस में बच्चा है वो भी 3 साल का शुरू हुआ था, या फिर इसकी नानी दादी बादाम खिलाएंगे तो बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे मिथ्स गलत हैं। नाउ वी ऑल आर अवेयर सिटीजन, वी ऑल आर एजुकेटेड। हमें इन सब ऑटिज्म के सिम्टम्स और साइंस को बहुत क्लोजली वॉच करके 2 या 3 साल में ही हमें इनका अर्ली इंटरवेंशन शुरू करना होगा। ये जो अर्ली इंटरवेंशन हम तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस होगी और एक फैमिली में एक्सेप्टेंस होगी। आज का हमारा एक ये मीटिंग में सबके साथ डिस्कस करने का यही था कि इसकी अवेयरनेस को लेके जितना बेटर हम कर पाए उतना बेटर, अगर हमारे बच्चे इस चीज से जूझ रहे हैं उतना बेटर हम इसमें आगे बच्चों की उसमें डेवलपमेंट में काम इसमें कर पाएंगे। इसमें अर्ली इंटरवेंशन और मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, देयर आर द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम तभी ही काम करेंगे जब एक प्रोफेशनल और पेरेंट्स मिलके एक बच्चे पे काम करेंगे, तभी हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पेरेंट्स बोलें कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, उसको फलाने सेंटर में भेज दिया, सेंटर से बच्चा जब आया ठीक हो जाएगा ना। बच्चे को हम इंडिपेंडेंट, बच्चे को ठीक हम तभी कर पाएंगे जब फैमिली एंड प्रोफेशनल साथ काम करेंगे। इसके लिए ऑटिज्म के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी बच्चा इस चीज में पकड़ में आ गया उतनी ही जल्दी हम इस पे काम शुरू करके अपना कर पाते हैं। इसमें अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है, उसके लिए बहुत सारी कॉमन थेरेपीज हैं। फर्स्ट थेरेपी इज अ स्पीच थेरेपी। अगर बच्चे के पास कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है, उनको स्पीच थेरेपी बोला जाता है। और स्पीच थेरेपी देने के लिए हमें बच्चे की सबसे पहले टंग मूवमेंट देखते हैं कि आइदर टंग इज देयर इन द प्रॉपर प्लेस, जो टंग के हमारे सेंटर में जो हमारे जो स्किन अटैच होती है टंग के, वेदर द इट इज अ पॉसिबल कि स्पीच थेरेपी देना या फिर कुछ ना कुछ छोटी सी सर्जरी करके उसको अलग करके करवाया जाता है। तो स्पीच थेरेपी के साथ और लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ हम बहुत जल्दी 1 या 2 साल हम डट के इस पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी जिन बच्चों पे स्पीच नहीं है वो आ जाती है। फिर उसमें एक थेरेपी आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हम ओटीबी बोलते हैं। बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है। या फिर जो बच्चे बार बार हैंड फ्लैपिंग करते हैं, रॉकिंग करते हैं या स्पिनिंग करते रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनकी जितनी भी हाइपर एक्टिविटीज है उसको एक्टिविटीज को कम करने में इट्स अ वेरी यूजफुल। देन थर्ड थेरेपिस्ट में रहती है ABA, which is called applied behavior analysis. Applied behavior analysis is a kind of a therapy जिसमें हम बच्चों को, अगर किसी बच्चे में नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उसको हम ठीक करते हैं। नाउ अभी नेगेटिव बिहेवियर्स हम किसको कहते हैं? बच्चे के अंदर जैसे कमांड फॉलोइंग नहीं है, हम बच्चे को बार बार बोलते रहेंगे कम हियर, सिट डाउन, कम हियर, जस्ट डू दिस एंड डू दैट। अगर बच्चा हमारी कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा, हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पे बच्चे को कमांड फॉलोइंग करनी सिखाते हैं। या फिर बच्चा एक्साइटेड होके अपने किसी को हिटिंग है बच्चे में, उसमें हिटिंग को भी उसमें शांत करवाया जाता है।
देन फिर हमारा आता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। जब बच्चा एक पब्लिक में जाके एक पब्लिक प्लेस को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसमें हम सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट आता है कि हमारे ऑटिज्म के बच्चे आगे क्या फ्यूचर है, क्या कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट अगर हम अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम लेके चलते हैं तो बच्चे को हम स्पेशल एजुकेटर के थ्रू बच्चे को बहुत बढ़िया एजुकेशन दिलवा सकते हैं। आज हमारा स्कूल जहां पर हम रन कर रहे हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 55 स्टूडेंट्स इन अ वन प्लेस एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट जो हमारे पास जो बच्चे जुड़े थे लास्ट ईयर जुड़े थे, जो बच्चे एक जगह बैठना नहीं थे चाहते, नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल इनटू द एजुकेशन। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक ट्रायंगल थेरेपीज लेके चलते हैं। ट्रायंगल थेरेपीज यानी इंक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस एंड पेरेंटिंग। इंक्लूसिवनेस होता है एक बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करके, 1-to-1 थेरेपीज देके बच्चे को एक लेवल तक लेके आना। एक्सक्लूसिवनेस होता है जब बच्चे को बहुत सारे लोगों के साथ मिलवा के करना। और जो हमारा थर्ड और सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट होता है वो होते हैं पेरेंट। जब तक पेरेंट इस चीज में साथ नहीं देते तो हम एज अ प्रोफेशनल इस चीज में कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल थेरेपीज को हम बहुत प्रेफर करते हैं इसको आगे इसके लिए क्योर के लिए। नाउ अर्ली इंटरवेंशन एक ऑटिज्म में बहुत ही क्रिटिकल रोल इसमें प्ले करता है। जैसे कि हमने अपने करियर में बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ तो रहे हैं बट पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं है। पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट है वो मानना कि हमारा बच्चा अलग क्यों है। तो वो अपने बच्चे को हमेशा अपने घर के अंदर एक चार दीवारी में रखते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेकअप कॉल। बच्चे को चार दीवारी में रखना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हालांकि बच्चे को घर के अंदर हम रख के उसको एक्सपोज बाहर ना करके हम उसमें जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अगर बच्चे का लेवल एक माइल्ड है, माइल्ड से हम उसको मॉडरेट करेंगे, मॉडरेट से उसको हम सिवियर करेंगे। तो एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम एक ऐसा है, अगर आपको कुछ भी साइन लगे कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग बिहेव करता है या फिर वो अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकता जो कि उसको किसी राइट एज अप्रोप्रिएट करना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर और जो भी आपकी प्रॉब्लम है जस्ट ओपन अप। मेरे को तो एक यही लाइफ में लगता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है अपनी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, आप सब लोगों से बात कीजिए। जितना लोगों से बात करेंगे उतने ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। बट यस, द राइट सॉल्यूशन इज गो टू द राइट पर्सन। कोई भी आपको इस बिहेवियर लगे अपने बच्चे पे, ऑलवेज गो टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उससे सजेस्ट कीजिए अगर हमारा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है, व्हाट आर द थेरेपिस्ट जो कि डॉक्टर्स एडवाइस करेगा और कैसे इस हम प्रॉब्लम्स को अपना कितना अपना स्किल्स को अपने बच्चे को उसको एनहांस कर पाएंगे। Then how to support a child with the autism? My dear friends, एक मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ऑटिज्म जैसे कि हमने पहले बोला, ऑटिज्म बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि लाइक द चाइल्ड विद द स्पेशल नीड्स। तो मेरे को तो ऐसा लगता है वैसे भी जहाँ पर एक स्पेशल वर्ड जुड़ जाता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे हमें इस वर्ड को चाइल्ड विद द स्पेशल नीड्स, इसको हमें पॉजिटिव लेके चलना है, ना कि हमें इसको नेगेटिव लेके चलना है। अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं स्पेशल का मतलब क्या होता है हमारी लाइफ में, अगर मैं आपसे बात करूं, स्पेशल इज समथिंग वेरी यूनिक। जैसे हम भी अपने घरों में हमारा जब भी कोई दिन त्योहार होते हैं तो वो हमारे लिए स्पेशल डेज होते हैं जिसमें हम बहुत खुश होते हैं। हम शायद हमारा घर डेकोरेट होता है, बहुत स्पेशल खाने बनते हैं हमारे किचन में, स्पेशल कपड़े आते हैं। वैसे ही चाइल्ड विद द स्पेशल नीड
वी नीड टू गो विद दिस जर्नी, बच्चे को सपोर्ट करना है और बच्चे के फैमिलीज को भी सपोर्ट करना है, बिकॉज दे आर द स्पेशल, दे आर द वन कि जो कि एक हमारी एक अनयूजुअल लाइफ को यूजुअल तरीके से वो कैसे अपना आगे कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस है तो हम कर पाएंगे, किसी भी रास्ते से ये हमें टूटना नहीं है। नाउ ऑटिज्म के बारे में तो हमने जान लिया कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं इसके, और कैसे हम इसको आगे इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बच्चों को, उनके इंडिविजुअल्स को, उसको हम कैसे बढ़ा पाएंगे उनके डेली लाइफ में। नाउ हमारा ये टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम आईडी भी कहते हैं या फिर जिसको हम मेंटल रिटार्ड भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेंटल रिटार्ड ये भी एक ऑटिज्म की तरह बहुत वास्ट टॉपिक है, बट यस इसमें एक चीज है जिसका इंडिविजुअल का ब्रेन, उनका IQ लेवल बिलो 70 है, दे आर द इंटेलेक्चुअल डिसेबल इंडिविजुअल्स। इनमें बहुत अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं डेली लाइफ स्किल्स के लिए। ये यूजली ये कभी कंट्रोल्ड में नहीं होते, बट यस इसका भी एक वही है, अर्ली इंटरवेंशन इज द की ऑफ सक्सेस इन ऑटिज्म, इन ID एंड इन द डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट्स के लिए, इन डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल के लिए। अगर हमारे आसपास कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, देयर आर मेनी कोर्सेज, बट यस उनके बीच में हम स्पेशल एजुकेशन नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनका जो IQ लेवल है, उनके जो ब्रेन के काम करने की क्षमता है वो बिलो 70%, उनकी बिलो 70 है। तो इसके लिए हम उनको कुछ ना कुछ एक ऐसी कला सिखा सकते हैं, उनको ऐसा काम सिखा सकते हैं कि वो अपने आप, बिना अपने आप को हार्म पहुंचाए, बिना सामने वाले को हार्म पहुंचाए, वो अपना छोटी मोटी अपने स्किल्स के साथ अपना लाइफ में आगे कमा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए हम 2 फंक्शंस रन करते हैं, एक तो होता है प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, एक होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम उनको उनके लायक बना देते हैं, जैसे कुकिंग विदाउट फायर हम सिखाते हैं, हमारे बहुत सारे टाई अप्स हम रखते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज के साथ, इन बच्चों को हम पैकिंग सिखाते हैं, पैकिंग कैसे करनी है। फिर जब वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, बहुत सारी जॉब्स भी हैं इनके लिए। यहाँ पे हम जैसे एक बहुत ही बड़े अपने सिटीज वगैरह में रह रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज में कुछ कोटा भी आ चुका है कि हर कंपनी में इतने % कोटा होगा डाउन सिंड्रोम के बच्चों का, ऑटिज्म के बच्चों का, जहां पर उनको जॉब्स भी दी जाती हैं, उतनी ही जॉब्स दी जाती हैं जो वो अपना आराम से उस जॉब्स को अपना आगे कर सके और अपने डेली रूटीन लाइफ के लिए थोड़े थोड़े पैसे अपने कमा सके। जैसे कि मैंने रिसेंटली ही अभी एक उसमें एड में पढ़ रही थी, एक दुबई में एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ है, एक आइसक्रीम पार्लर शुरू हुआ है। उस आइसक्रीम पार्लर में सारे के सारे लोग डाउन सिंड्रोम के लोग हैं। बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी कंट्री सपोर्ट कर रही है, और उस दुबई के फर्स्ट स्टेप से, जहां पर डाउन सिंड्रोम के बच्चों का लेके उन्होंने एक आइसक्रीम पार्लर शुरू हो गया है। बहुत सारे पेरेंट्स को उन्होंने इनकरेज दिया है। उस न्यूज के बाद बहुत सारे पेरेंट्स के साथ हमने वर्कशॉप की। जो पेरेंट्स पहले अपने बच्चे को सिर्फ घर पे रखते थे या फिर हमारे पास भेजते थे, नाउ दे आर ओपनली एक्सेप्टिंग देयर चाइल्ड कि यस our child is having the different abilities. It's not a differently able, they have the different abilities. हमारे बच्चे में बहुत सारी और पॉजिटिव चीजें हैं जो कि दूसरे बच्चों में नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ रियली टाइम फॉर द वेकअप कॉल, एंड कि हमें इसको बहुत ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना है। अपने आसपास इस चीज का अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है। ऑटिज्म है, ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर डाउन सिंड्रोम है,
बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस है खुश होने के, जैसे रेनबो को देख के, जैसे इंद्रधनुष जब आता है, जैसे हमारे फेस पे खुशी होती है, दूर दूर से लोग अपने छत पे खड़े होके देखते हैं, देखो आज इंद्रधनुष बना है, हमारे स्टेटस अपलोड हो जाते हैं। मेरे को लगता है उसी इंद्रधनुष की तरह हमें सब बच्चों को, बच्चों की फैमिलीज को एक्सेप्ट करके आगे लाइफ में कैसे किया जाए वो डेफिनेटली हमें उनको सिखाना होगा और समझाना होगा। नाउ कॉजेज क्या हैं आईडी के लिए? जैसे कि हमने ऑटिज्म में पढ़ा कि ऑटिज्म में के कॉजेज क्या क्या हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के। सिमिलरली अगर कोई आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल है या फिर कोई मेंटल रिटार्ड है, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं, ये हम ये नहीं कहते कि यही कॉजेज हैं जिससे बच्चा आईडी, ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम हो रहा है। फर्स्ट कॉज इज अ जेनेटिक कंडीशन, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इज अ बर्थ कॉम्प्लिकेशन, कि बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा रोया नहीं, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, दैट इज द रीजन। थर्ड इज कुछ इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कुछ मदर को कुछ ऐसी इन्फेक्शन होगी जो कि उनके वूम तक पहुंच गई, या फिर बच्चा बिल्कुल पैदा नॉर्मल हुआ, उसको कोई हेड इंजरी ऐसी हो गई कि बच्चे की जो दिमाग की कुछ नसें थी दबने के कारण ये हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वो हो चुका। अभी हम इसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? इसको सपोर्ट भी सेम जैसे हमने ऑटिज्म में डिस्कस किया था। वी कैन सपोर्ट आईडी चाइल्ड with the special education, life skills training and speech and occupational therapy. नाउ द लास्ट इसमें है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम की जो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ये भी डाउन सिंड्रोम की वही है। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो बाय बर्थ हमें पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो हाथ होते हैं, इनकी जो फाइन और मोटर ग्रॉस वगैरह सारी होती हैं, दे आर लिटिल स्मॉलर। जैसे हमारा हाथ ये बड़ा है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे का ये हाथ छोटे होते हैं, फेस थोड़ा सा बड़ा होता है, उनकी जो आंखें हैं, आंखें एक एलमंड शेप्ड आंखें होती हैं, और ये नोज का जो नेजल ब्रिज है हमारा, वो इनका थोड़ा फ्लैट होता है। बट यस माय डियर फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन जिसमें बच्चे दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं। इनको डांसिंग में इनका आगे जो फ्यूचर होता है, करियर होता है, बहुत बढ़िया होता है इसमें। दे आर वेरी सोशली एंगेज्ड। आप किसी डाउन सिंड्रोम के बच्चे के साथ, इंडिविजुअल के साथ आप फर्स्ट टाइम भी मिलेंगे, वो बहुत आपसे हैप्पीली मिलेंगे। दैट इज अ सिंड्रोम जो कि हमेशा आपको ओपन आर्म्स के साथ सबको एक्सेप्ट करते हैं। बट यस, डाउन सिंड्रोम में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है, जो इंडिविजुअल एक डाउन सिंड्रोम का है, उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में उनके हार्ट को बहुत बढ़िया रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं उनको हार्ट की डिजीज होने का। सिमिलरली विद द ऑटिज्म एंड द आईडी, हम डाउन सिंड्रोम में क्या क्या कर सकते हैं? इसमें भी है अर्ली इंटरवेंशन इज द की ऑफ एवरीथिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में आईक्यू लेवल कम होता है, बट यस उनको हम मनी कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, प्लस टाइम मैनेजमेंट उनको सिखा सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ जो हमारा हेल्थ चेकअप होता है, हमें बहुत फ्रीक्वेंटली रखना चाहिए। जैसे कि हमें हर 6 महीने में उनका पूरा एक बार बॉडी चेकअप हमें जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स को हार्ट की दिक्कत या फिर विजन की दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। नाउ अभी जो हमने सारी डिस्कशन की, इसका कंक्लूजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? द कंक्लूजन इज अ वन एंड द सेम फॉर एवरीवन। फर्स्ट is the acceptance in a family. The second is the acceptance in our societies, and the third is awareness with the proper therapies. So my dear friends, thank you so very much for the today's session. So now we are open. If you have any questions हमारे लिए, I'll be happy to answer. I'll just open the questions. Please. Thank you very much, Dr. Disha. बहुत अच्छा रहा आपने. Early intervention, acceptance and awareness. I think these are the 3 things
which we need to address when we are addressing about the autism. तो सेशन को ओपन किया है हमने, जो भी जिसको भी क्वेश्चन करना है सबके माइक खुले हुए हैं, हैंड रेज करके अपना प्रश्न रख सकते हैं जी। चिया ने हैंड रेज किया, आई थिंक वंदना जी ने हैंड रेज किया है मेरठ से। वंदना जी अपना प्रश्न रखें जी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी 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 सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज जी। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत आपका वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था। मुझे जानना है मैडम कि हम किस एज तक, सपोज अगर अर्ली स्टेज पे हम ये आइडेंटिफाई या डायग्नोस नहीं कर पाए हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म से पीड़ित है, तो कितनी स्टेज तक या कितनी एज तक हम ये मतलब उसको इलाज करा सकते हैं, या वो इलाज जो है वो काम करेगा बच्चे की मतलब किस एज तक, किस ग्रुप तक? क्योंकि मैं एक दो फैमिलीज में मैंने देखा है कि बच्चे हैं लेकिन उनको अर्ली स्टेज में ये समझ नहीं आया कि वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, तो बाद में उन्होंने सोचा कि अब तो इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो ऐसा है कि मतलब किसी पर्टिकुलर एज के बाद में पॉसिबल नहीं होगा कि इलाज का फायदा होगा, मतलब ये क्या है ये? मैम इसमें कोई भी एज नहीं होती। मेरे को लगता है कि जितनी जल्दी हमें पता चले इस चीज का, उतनी जल्दी हमारे को एक रश करना होगा एक अपने प्रोफेशनल्स के पास। अगर कोई फैमिली है, उनको 5 साल तक 7 साल तक नहीं पता चला कि बच्चा हमारा ऑटिज्म से पीड़ित है, जब पता चला तभी आप जाइए, तभी ही चाहिए, और तब से ही हम अपना स्टार्ट ये कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन वैसे होता है कि जैसे हम यहाँ पे मानते हैं कि कोई बच्चा सोफे से इधर से उधर कूद के चल रहा है, हम बहुत इजीली कह सकते हैं बच्चा शरारती है, बच्चा नॉटी है। बट यस, आपके बार बार मना करने के बाद भी बच्चे की वही हरकतें हैं, तो वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर कि बच्चा क्यों कर रहा है। आइदर ये बच्चा शरारती है, नॉटी है, या फिर कुछ उसके ऐसे साइंस हैं जो कि प्रोफेशनल को देखना चाहिए। आप मेरे से इंडिविजुअली संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे को उन बच्चों की एज बता सकते हैं, शायद हो सकता है मैं आपकी कुछ उसमें हेल्प कर पाऊं। अगर बच्चा 17 साल का 20 साल का हो गया है, उनके लिए हमारे अलग कोर्सेज होते हैं जिसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। सो ये टॉपिक काफी लंबा है, बट हाँ मैं शायद इसमें मैं आपकी कोशिश करूंगी कुछ हेल्प करने की। थैंक यू सो मच मैम, मैं डेफिनेटली आपका नंबर मैं शेयर करूंगी उन लोगों के साथ में, so that they can directly contact you. हमारे साथ पाटिल सर जुड़े हुए हैं महिला बाल विकास से। सर आपका स्वागत है और प्रश्न हम उत्तर जारी रखेंगे। लक्ष्मण सर त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, और इस बीच हमारे साथ एक स्पेशली एबल्ड बालक भी जुड़ा हुआ है, राहुल का प्रश्न है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू असिस्ट इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? टेक्नोलॉजी से हम कैसे इनको? देखो टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स के ऐसे भी होते हैं कि जिनको जैसे राइटिंग की दिक्कत है। हमारे पास एक बच्चा है जिसने रिसेंटली अभी 10th के एग्जाम्स पास किए हैं। द चाइल्ड इज हैविंग द वेरी गुड IQ, बट यस द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट। उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है। हमारे पास बच्चे वो भी हैं विजुअली इम्पायर्ड, जो बच्चे देख नहीं सकते बट फिर भी उन्होंने अभी 10th और 12th के एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इज वेरी वास्टली ओपन, बट यस इट्स अप टू अस कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं। पाटिल सर। जी सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया सत्र रहा, मैडम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऑटिज्म के बच्चों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। मैंने खुद CEO जो आयुष्मान के वहां जाके बात की, पता किया कि इन बच्चों के लिए आप आयुष्मान क्यों नहीं बना रहे हैं। प्रोविजन है कि विकलांग बच्चों को, जितने डिसेबल्ड बच्चे उनका सबका बनेगा, लेकिन हकीकत में हम देख रहे हैं कि हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं इनको आयुष्मान का कार्ड अभी भी नहीं मिल रहा है। तो मैम इस संबंध में कुछ जानकारी आप दे पाएंगी? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मैं यहाँ जहाँ से बिलोंग करती हूँ, हम दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे नोएडा में एक बहुत बड़ा सरकार की योजना है। अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटल डिसेबल्ड बच्चा है, उसके लिए सरकार की तरफ से उनको 1000 रुपीज पर मंथ उनके खाते में आते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। प्लस अगर बच्चा कभी भी ट्रैवल करता है, पैन इंडिया कहीं पर भी ट्रैवल करता है, बच्चे की जो टिकट्स रहती हैं इट्स 100% वेव्ड ऑफ रहती हैं। वहां से एक बच्चे का डिसेबिलिटी का कार्ड बन जाता है। अगर बच्चा जैसे वो बाय एयर अपना फ्लाइट में अपना कर रहे हैं, बच्चे को वहां पर अपने जो लॉन्जेस होते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट के अंदर लॉन्जेस होते हैं, वो डिसेबिलिटी के कार्ड्स के साथ उस लॉन्च में बच्चे का बिल्कुल
फ्री में होता है। जी जी, ये बहुत फिर सारी भी- छोटी छोटी इंफॉर्मेशन Yes, ma'am. हैं जो कि हमें नहीं पता होती, बट यस आज के सेशन में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने जहां भी आप सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने जी। नियर बाय चेक कर सकते हैं कि आप उन बच्चों के लिए क्या कार्ड्स बनवा सको और उसके ऊपर हम काम कर पाए। एक छोटा सा क्वेश्चन और था मैम, नेशनल ट्रस्ट की एक स्कीम चलती है डिसेबल बच्चों के लिए, विशेषकर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जी, जी। निरामया हेल्थ योजना। तो जी। निरामया हेल्थ में वो कवर करते हैं 1 लाख तक का देना, मतलब सर्जरी का और थेरेपी का, लेकिन जी। जब लोग क्लेम करते हैं तो वो वहां से हमेशा डिनाइल कर देते हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता। जैसे कंजेनाइटल कोई अगर प्रॉब्लम हुई, उसकी जी। सर्जरी हुई और क्लेम के लिए जब भेजते हैं तो वो अक्सर वहां से मना करते हैं, जबकि कंजेनाइटल डिसेबिलिटी को वो कवर करते हैं। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट था कि नेशनल ट्रस्ट से भी आपकी अगर कोई बात हो तो इन केसेस को थोड़ा तत्परता से रीएम्बर्समेंट वो कर दें, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों के केस वैसे ही पेरेंट बहुत कम लोग हैं जो कि वहाँ क्लेम करते हैं। तो मेरा अनुरोध था कि नेशनल ट्रस्ट में अगर आपका कोई लिंक हो या लोग हो तो उनसे बात कर। पाटिल सर, आई जी थिंक इस पे हम काम कर सकते हैं, आप हमको बताइएगा, हम जी जी जी, गवर्नमेंट चलिए इंटरवेंशन इसमें कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल चलिए ठीक। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया सत्र के लिए। रीवा से एक प्रश्न डाला है किसी ने मैडम, कि एक बालक है उनके पास जो बार बार जिस काम के लिए मना करते हैं वही काम करता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, उसमें होता है कमांड फॉलोइंग होता है। तो बच्चा कमांड फॉलोइंग अपनी नहीं कर रहा, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो बच्चा कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा तो दैट मीन्स वो बच्चा अपना एक चेयर पे बैठ भी नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस बच्चे की सिटिंग में काम किया जाता है। सिटिंग में जब बच्चा काम कर लेगा फिर उसके बाद कमांड फॉलोइंग होती है। कमांड फॉलोइंग हमारी आती है इट्स अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पे। वो बहुत सारी चीजें होती है जो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड फॉलोइंग में बच्चों को 2 चीजें हम सिखाते हैं, द पर्पस ऑफ यस एंड नो। यस का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या है। ये आई थिंक इसमें यस नो को जब बच्चे का पता चल जाएगा देन बच्चा कमांड फॉलोइंग अपना करेगा। और इसमें ये भी नहीं है कि बच्चे को नो का मतलब एक्सेप्ट होना चाहिए, नो यानी नो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमें प्यार से भी समझानी पड़ती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं क्योंकि जैसे जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं दे आर उनको अगर हम डांट भी लेंगे दे आर नॉट इनटू देयर सेंसेस, उनको नहीं पता चलेगा। तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू फर्स्टली विल मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज यस एंड व्हाट इज नो। लक्ष्मण सर त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न रखें। आपका नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, किसी ने मांगा है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा नंबर। जी लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें त्रिपुरा से। नमस्ते दिशा जी, त्रिपुरा से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये एक बात है, जो प्रेग्नेंट मदर को कुछ ड्रग्स, इफ ए प्रेग्नेंट मदर takes some drugs, then we see some effect of autism in the newborn child. So suppose addicted parents before the conception, if the addicted parents they give the issue of a newborn child, will be there any effect of autism or not? देखिए ऑटिज्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑटिज्म का हमें नहीं पता चलता, बट यस अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम है, हम एट द 6 months का जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है एट द टाइम ऑफ 6 months इन अ प्रेगनेंसी, हम उसमें पता कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम बच्चा है। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बच्चों का थोड़ा हेड शेप थोड़ी सी बड़ी होती है और उनके जो फिंगर्स होते हैं ये फुली डेवलप्ड नहीं होते। मेंटल रिटार्ड जो बच्चे होते हैं उनका एट द टाइम ऑफ 3rd month का जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे पता चल जाता है, क्योंकि उनके ब्रेन की जो बोन्स होती हैं वो पूरी जुड़ी नहीं होती, उनके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड होता है। बट यस ऑटिज्म का हमें एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं पता चलता, ऑटिज्म का एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के बाद पता चलता है। बट डाउन सिंड्रोम एंड मेंटल रिटार्ड हम बहुत इजीली, आजकल के जो 2D 3D अल्ट्रासाउंड्स आ गए हैं उससे हमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि द चाइल्ड इज विद द डाउन सिंड्रोम एंड द चाइल्ड इज हैविंग समथिंग इन द मेंटल, जो कि उनकी पूरी जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो कुछ जुड़ी नहीं है, उनमें एक फ्लूइड रह जाता है। मतलब त्रिपुरा में तो अच्छा ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है, कोई सेंटर नहीं है, स्कूल भी नहीं है।
नहीं देखो कैसे देखो बच्चों इनका ट्रीटमेंट नहीं होता, बट यस इनका अर्ली इंटरवेंशन होता है। अगर हमें 2 साल की एज में पता चल गया कि चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, अगर हम 2 साल की एज में बच्चे के साथ रेगुलरली से काम शुरू कर देंगे, ट्रस्ट मी डॉक्टर साहब, 2 साल का बच्चा है, हमें डायग्नोज आ गया है कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर हम उसको सही जगह पर भेजेंगे और उसके पैरेलली पेरेंट्स भी उस बच्चे पे उतना ही काम करेंगे, तो हमें मात्र 5 साल चाहिए। 6ठे साल में बच्चा एक फॉर्मल स्कूलिंग में जाएगा और अपनी पढ़ाई और अपना डेली लिविंग वैसा ही करेगा जैसा एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है। इसी के लिए जो मेरा आज इसी के लिए मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी हम इस पे काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही इनके सिम्टम्स को हम एक नॉर्मल बच्चे की तरह कंडक्ट कर पाएंगे। पूनम जी ऑटिज्म का माफ है, एक बात, बच्चे का ऑटिज्म का सिम्टम्स तो 3 साल का बाद पता हुआ, अभी उसका उम्र 5 साल हो रहा है, तो अभी जी। कोई क्या कैसे का कोई सेंसर है तो, जो देखो, लक्ष्मण सर, सारी चीज़। जितनी जल्दी आपको पता चलता है उतनी जल्दी ही आप इंटरवेंशन उतनी जल्दी ही जाएंगे। पूनम दीदी जुड़े हुए हैं मेरठ से। पूनम दीदी अपना क्वेश्चन करें मेरठ से। जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपको सुना तो मेरे एक तो पड़ोस में ही बच्चा रहता है, अब तो खैर वो 20 के करीब उसकी उम्र हो गई है, और उसके साथ ये है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बचपन से जो है इन चीजों का ध्यान रखा, उसको स्पेशल स्कूल में भी डाला, और थैंकफुली इसका ये असर हुआ कि वो बच्चा, मतलब उसका स्पीच तो अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन he is able to communicate the things, and क्योंकि we are in regular touch with him, so we can understand what he wants to say, and he goes for Shakha also. But at the same time, 2 years back, I came in contact with a girl. She was 4 years old, and her father was not ready to admit that their child has a problem. And you know what she used to do? That father used to drop her in the school, and after the school coming to the school, she used to sleep all the time. I think वो उसको इतना heavy medication शायद मिलता रहा होगा। So मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि पेरेंट्स को हम इसमें किस तरीके से गाइड करें ताकि बच्चों को थोड़ा सा हम वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए और उसका प्रॉपर मेडिकेशन हो सके। यहाँ पे मैम हमने जो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हम प्रोग्राम रन करते हैं, एवरी संडे हमारा यहाँ पे एक मॉल में या एक पब्लिक प्लेस में हमारा एक वर्कशॉप होता है, जहां पर हम पेरेंट्स को वहां पे इनवाइट करते हैं। एनी पेरेंट या उनके बच्चे अगर ऑटिस्टिक हैं तो भी, अगर ऑटिस्टिक नहीं है तो भी, बिकॉज हमें एक जनरल अवेयरनेस देनी है सबको। जैसे कि मैंने आज यहाँ पे बताया कि दिस इज अ जनरल अवेयरनेस, तो हमें अगर हमारे बच्चे में कोई भी दिक्कत है हमें उसमें ओपनली आना चाहिए। जैसे कि अभी आपने एक सिचुएशन बताई है, 4 साल की बच्ची, उसके फादर एक्सेप्ट करने अगर वो नहीं कर सकते, 4 साल की बच्ची जो है वो हो सकता है माइल्ड ऑटिस्टिक है, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे माइल्ड से मॉडरेट होगा, मॉडरेट से सीवियर होगा, सीवियर के बाद बच्चा एमआर की कंडीशन में आ जाएगा जिसको हम मेंटल रिटार्ड कहते हैं। देन उनके पेरेंट्स के पास कोई होप उसमें नहीं रहेगी उसको ठीक करने की। बट यस, अगर आप उन पेरेंट्स को मेरे साथ एक बार कनेक्ट कर पाए, हम लोग उनके बच्चों की जो आइडेंटिटी है बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट यस कहीं ना कहीं उन पेरेंट को हम काउंसिल करने की कोशिश करेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों है। अगर वो अपने बच्चे को आज अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो पेरेंट्स मेडिसिन देते हैं, स्लीपिंग पिल्स देते हैं बच्चों को, जहां पर बच्चा अपना ब्रेन शांत करके अपना बच्चा सोया रहेगा, बट सोने के बाद बच्चे ने उठना भी है, जब उठेगा बच्चा फिर उसकी हरकतें। अगर वो अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल के पास नहीं भेज के एक नॉर्मल स्कूल में भेज रहे हैं, नॉर्मल स्कूल में बच्चे की केयर नहीं होती, क्योंकि अगर नॉर्मल क्लास में अगर हम देखें, केजी क्लास की स्ट्रेंथ होती है 25 बच्चे और रेशियो होती है 25 बच्चों पे एक टीचर होती है, और जो टीचर होती है वो फुली ट्रेंड नहीं होती कि स्पेशल बच्चों को कैसे दिया जाए। वो बच्चा जो मैंने अपने करियर में देखा है, वो क्लास में बिल्कुल कोने में बैठता है, अपने हाथों को देखना या इधर उधर विजुअल्स लेना बिजी रहता है। वो पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर, अपने बच्चे की जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो पेरेंट्स खुद अपने हाथ से उसको माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर कर रहे हैं।
कुल मिला के सबसे सही उपाय इसमें अर्ली इंटरवेंशन ही है, जिस दिन पता चले, जब पता सबसे चले। अर्ली इंटरवेंशन है, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस है और फैमिली का एक्सेप्टेंस है। जिस दिन पेरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे बच्चे में कोई दिक्कत है, उसी दिन उनका बच्चा क्योर होना शुरू हो गया। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हम एक बड़े रेस में लगे हैं कि मेरा आज जैसे नीट का पेपर है, हमने यहाँ पे बाहर देखा बहुत रश वश था नीट के लिए, सब पेरेंट्स अपने एक रेस में लगे, मेरा बच्चा नीट कर ले, मेरा बच्चा जेईई में कर ले, मेरा बच्चा ये कर ले। बट मेरे को ऐसा लगता है द बच्चे का जो माइंड और बॉडी सबसे पहले हेल्दी होनी चाहिए, उसके बाद ये सारे है। मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, शायद मैं अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लेके नहीं बैठी, बट यस, जिस तरह से हम आज हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज मैटर, नॉट दैट मैटर की रेस में हमने लगा दिया बच्चों को। बच्चा नीट में चला गया, इतना सारा स्ट्रेस लेके चला गया, स्ट्रेस लेके वापस आया। नो, जो भी करो लाइफ में खुश दिल से, खुश दिमाग से करो। जी। अब ममता दीदी है, रीवा से जुड़ी हुई है। ममता जी अपना प्रश्न रखें, और फिर एक नमस्कार से मैम। प्रश्न है, उसके बाद लेते हैं। जी मैम, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी थी। मेरा पहला प्रश्न तो दादा ने त्रिपुरा से पूछ लिया। मैम उसका दूसरा भाग जो थोड़ी सी जिज्ञासा मुझ में कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं अपनी नजर में, तो उनके लिए जो आपने कहा कि स्कूलों में अपन को ऐसे स्पेशल स्कूल में भेजना या जहाँ पे एक्सपर्ट्स हों ऐसी जगह करना, तो मैम क्या स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था कहीं है या कोई ऐसे कोई सेंटर्स है अपने यहाँ पे जहाँ पे अपन बच्चों को भेज सकते हैं? जी, आजकल हर स्कूल में एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। उस इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सीबीएसई ने भी हर स्कूल में, सीबीएसई के हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होती है। उसका स्पेशल एजुकेटर का काम होता है, जो बच्चे का नॉर्मल कोर्स चल रहा है क्लास में वो तो चलता ही है, पैरेलली वो जो स्पेशल एजुकेटर होती है वो बच्चे को 1-to-1 बात करके उन बच्चों को उनकी एजुकेशन अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको काम करवाया जाता है। बिकॉज स्पेशल जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्पेशल बच्चे ऐसे भी होते हैं, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। इन बच्चों को क्या होता है, जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, ना तो हम इनको फुल टाइम एक स्पेशल सेंटर में छोड़ सकते हैं, ना तो फुल टाइम हम इनको नॉर्मल स्कूल में छोड़ सकते हैं। इनके लिए जैसे मैंने पहले बात की थी, ट्रायंगल थेरेपीज इनके लिए काम करती है, जिसमें इंक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस एंड पेरेंटिंग, 3 चीजें हैं। जब इनमें हम मिलके काम करेंगे उनके बेटर आगे स्किल्स के लिए। मैम एक सेंटर है हमारे यहाँ पे, तो जितने स्टेज आपने बताई वो सारे स्टेज के बच्चे वहाँ हैं, तो क्या सारे इन बच्चों को एक साथ रखना है, एक साथ इनके लिए थेरेपी यूज करना, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर बच्चा एक डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ होता है। अगर मैंने एक माइल्ड बच्चे को मॉडरेट बच्चे की थेरेपी दूंगी, शायद माइल्ड बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर एक ऑटिज्म के बच्चे को मैं मेंटल रिटार्ड बच्चे के साथ बिठाऊंगी, तो जो माइल्ड ऑटिज्म के साथ बच्चा जूझ रहा है वो वहां से नेगेटिव बिहेवियर ले लेगा। अगर कोई बच्चा है जिसको सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम है, उस बच्चे को अगर मैं एमआर के बच्चे के साथ बिठाऊंगी, जो अपना कॉन्टिन्यूसली में हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, ऑटिज्म का बच्चा जो माइल्ड में है वो सारे नेगेटिव बिहेवियर उसके कैच करेगा। और हर बच्चे के लिए, हर स्टेज के लिए डिफरेंट थेरेपीज होती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए वसीम साहब, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक न्याय की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन बच्चों को जोड़ी जा सकती हैं। तो जो पाटिल सर का जो क्वेश्चन था, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भोपाल में भी हमीदी अपना 1250 जेपी हॉस्पिटल में भी ये सुविधाएं हैं सर, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी बनता है, सारी चीजें। अभिषेक जी अपना प्रश्न रखें, अभिषेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या टेस्ट लगा सकते हैं ईसा के अलावा? किसके अलावा? ईसा, ISAA, ईसा Okay, टेस्ट के अलावा। अच्छा, देखो हमारे यहाँ पे जो हम ग्रेटर नोएडा में जो टेस्ट होते हैं वो NIOS के थ्रू टेस्ट होते हैं, जिसमें एक मल्टीपल टेस्ट होते हैं। हम किसी भी एक टेस्ट के साथ ये नहीं कह सकते द चाइल्ड इज विद द ऑटिस्टिक। इसके लिए कलेक्शन ऑफ उनके साइंस एंड कलेक्शन ऑफ उनके सिम्टम्स रहते हैं।
इसका मल्टीपल साइंस होते हैं, मल्टीपल इनके सिम्टम्स होते हैं। देयर इज नो टेस्ट की सिंगल टेस्ट डिफाइन कर देगा द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। मैंने ईसा टेस्ट लगाया था तो उसमें 104 उसका स्कोर आया, आईक्यू। हाँ जी, आईक्यू। हाँ, तो वो माइल्ड ऑटिस्टिक में आया है ना। तो फिर ये जो टेस्ट है ये तो पेरेंट्स को क्वेश्चनायर टेस्ट है, तो ये पेरेंट्स से और बच्चे से बिहेवियर को देखते हुए अपन को टेस्ट लगाना रहता है, उसका स्कोर लेना रहता है। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, बच्चे के जो मदर फादर जो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, है ना, कि 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, जो भी उन्होंने वो किया है उसको अपन उसको स्कोर मानते हैं। तो इसके अलावा भी कोई ऐसे टेस्ट है जो उसके लिए लगा सकते हैं या देखिए डॉक्टर साहब, इसका सबसे राइट एक इसका टेस्ट होता है, कोई भी, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास कोई 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा आया है, हो सकता है मैं उस बच्चे का टेस्ट लेना शुरू करूं। बच्चा अपने मूड में नहीं है, छोटे बच्चे मूड में नहीं होते। अगर मैं बच्चे से 10 क्वेश्चन पूछूं, बच्चा 10 में जवाब ना दे, हो सकता है उसके घर पे नींद नहीं पूरी हुई या फिर उसका मम्मा पापा ने डांट दिया है, बच्चा मेरे जवाब नहीं दे रहा, बट उसमें आई एम नो वन टू से कि बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो बच्चा ऑटिस्टिक है। इसमें इस टेस्ट को कंडक्ट करने में पूरे 3 दिन लगते हैं, जिसमें बच्चा आता है, उसके मदर आते हैं, उसके फादर आते हैं, अगर उसकी कोई क्लास की टीचर है, ट्यूटर है, वो आता है। मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। बच्चे को पूरा दिन हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर बच्चे को एक रूम में छोड़ा जाता है, टॉयज